सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं। तो बताइए, नेल्लियोडु वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया। ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो आंसर होगा कथकली। तो मशहूर कथकली कलाकार थे ये नेल्लियोडु वासुदेवन नंबूथिरी, जिनका भी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अच्छा, कथकली ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? केरल का है। वैसे केरल के दो क्लासिकल डांस हैं, एक तो ये कथकली और एक मोहिनीअट्टम। आपको याद होना चाहिए, भारत के 8 क्लासिकल डांस हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कुचिपुड़ी, ये है आंध्र प्रदेश का। एक है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है। हमने कहा केरल के दो हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। कथक कहाँ का है? ये उत्तरी भारत का है। और सतरिया है असम का। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी गौरी अम्मा। उनका भी अभी निधन हो गया। अभी एक नाम मैं आपको और बताता हूं, अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी। ये मलयालम कवि थे। 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था। इनका भी अभी कुछ समय पहले निधन हो गया, तो ये नाम भी ध्यान रखना। अब बताइए, अभी हाल ही में जारी भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लिखा और गाया है? तो आंसर होगा संजीव सिंह ने। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, और उन्होंने भारतीय पैरालंपिक दल के थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू को लॉन्च किया। इसे संगीतकार और गायक संजीव सिंह ने लिखा है और गाया है। वे खुद लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी है। तो पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी जाएंगे, जो कि 9 खेलों में हिस्सा लेंगे। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ उसका थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है, उसको लिखा था मोहित चौहान ने। और एक चीयर सॉन्ग भी लॉन्च हुआ था, उसको गाया था गायिका अनन्या बिरला ने AR रहमान के साथ मिलकर के। उसका नाम था हिंदुस्तानी वे। और देखो, टोक्यो पैरालंपिक की बात है ना, तो इसमें ध्वजवाहक कौन है? मरियप्पन थंगावेलु हैं, जो कि हाई जंपर है, तमिलनाडु से हैं। और अगर आपसे पूछ लें टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन रहे थे, तो उद्घाटन समारोह में MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, और समापन समारोह में पहलवान बजरंग पूनिया थे। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो, पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? सर लुडविग गुट्टमन को। और अगर इस वीडियो को आप में से कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो आपको बता दूं, टोक्यो ओलंपिक पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उसका एक एक्सक्लूसिव ऑडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है। नहीं सुना तो उसे सुन लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में लेपर्ड डायरीज द रॉसेट इन इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा संजय गुब्बी ने। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं ये संजय गुब्बी। इन्होंने ही तेंदुओं के बारे में ये बुक लिखी है, जिसका नाम है लेपर्ड डायरीज द रॉसेट इन इंडिया। और किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है? जिस राज्य में बाघों, टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि मध्य प्रदेश में। बाकी अशोक लवासा आप जानते हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है ये। और अभी इन्होंने एक बुक लिखी है, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। और बिमल जालान RBI के पूर्व गवर्नर हैं, द इंडिया स्टोरी नाम की बुक को लिखा। अमर्त्य सेन, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बता चुका हूं, ये भारत के पहले व्यक्ति है जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। और उसके एक साल बाद 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इनको मिला था। और देखो, नोबेल पुरस्कारों से भी एक प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। नोबेल पुरस्कार कहां पे दिए जाते हैं? आप सबको पता है, स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहां पे दिया जाता है? ओस्लो नॉर्वे में। यहीं से प्रश्न बनता है। तो अमर्त्य सेन ये इंपॉर्टेंट नाम है। और इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। बाकी आपसे पूछा जाए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता? डेविड डायोप ने जीता है, फ्रांस के हैं ये। इनका नॉवल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह ये मिला है? तो आंसर होगा श्रीलंका में। नीलम को बोलते हैं शेफायर, इंग्लिश में शेफायर बोलते हैं इसको। तो अभी श्रीलंका के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। रत्नापुरा, जिसे श्रीलंका की रत्न राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ये जो मिला है ना, ये पत्थर, इसका रंग हल्का नीला होता है। इसका वजन 510 किलोग्राम है, या इसको ऐसे बोल दीजिए 2.5 मिलियन कैरेट। और इसकी जो अंतरराष्ट्रीय कीमत है लगभग $100 मिलियन है। अच्छा, आपको याद होगा, दुनिया का भी तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां पे खोजा गया था? बोत्सवाना में, 1098 कैरेट का। बोत्सवाना की कैपिटल होती है गेबरॉन। और आपसे पूछा जाए, गोल्डन राइस का उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर यहीं पर है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सेंट कैसल, ये डेनमार्क में बनाया गया। डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन। देखो, श्रीलंका की 2 कैपिटल है। कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी।
अभी एसएससी के एक शिफ्ट में इसके प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया था, तो ध्यान रखना प्रेसिडेंट कौन है, गोतबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसको क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य। फिर बताइए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता। आप जानते हो इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, और इस तरह से भारत को टोक्यो ओलंपिक में तीसरा मेडल दिलवाया था इन्होंने। 69 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने खेला। बॉक्सर हैं, ये भी याद रखना ये। और कहां से हैं, ये असम की हैं। और इस तरह से ओलंपिक के इतिहास में बॉक्सिंग में ये हमारा तीसरा मेडल रहा। पहला मेडल लाए थे विजेंद्र सिंह 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, वो भी ब्रोंज मेडल लाए थे, कांस्य पदक। दूसरा एमसी मैरीकॉम लेकर के आई थी 2012 के लंदन ओलंपिक में, वो भी ब्रोंज मेडल लेकर के आई। और अभी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ये लवलीना बोरगोहेन ब्रोंज मेडल लेकर के आई है। अच्छा बताइए एलआईसी ने किसे अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया, तो आंसर होगा मिनी आईपे को। बाकी दीपक दास ये आपके सीजीए, सीएजी नहीं है, सीजीए मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, लेखा महानियंत्रक बने हैं। वैसे सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, वही है जो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। बाकी हरिबाबू कंबमपति मिजोरम के गवर्नर बने ये नए, और इनसे पहले मिजोरम के जो गवर्नर थे उनका नाम क्या है, श्रीधरन पिल्लई, वो अभी गोवा चले गए। बाकी विजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बन गए। इनसे पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे बंडारू दत्तात्रेय, वो हरियाणा चल गए। हरियाणा के थे सत्यदेव नारायण आर्य, वो त्रिपुरा चले गए। त्रिपुरा के थे रमेश बेस, वो झारखंड चले गए। बाकी 8 राज्यों के बदले ना अभी, तो 2 और बचे हैं। एक तो कर्नाटक के थावरचंद गहलोत बन गए, और मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल बन गए। एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। अभी एलआईसी ने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना भी लॉन्च की थी, याद रखना। अच्छा बताइए अभी हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में टॉप पे कौन सा शहर है, तो आंसर होगा लंदन। तो अभी ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म क्यूएस की फुल फॉर्म क्या होती है वैसे, क्वाक्वेरेली साइमंड्स। तो इसने छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहर कौन सा है, इसकी एक लिस्ट जारी की है, जिसे कहते हैं क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग। इसमें लंदन लगातार तीसरे साल टॉप पर है। सेकंड पे जर्मनी का म्यूनिक शहर है। तीसरे पे 2 शहर है, सियोल साउथ कोरिया का है, और टोक्यो ये जापान का है। बाकी भारत में मुंबई 106 नंबर पे है, और बेंगलुरु 110वें स्थान पर है। और क्यूएस की एक रैंकिंग 2-3 महीने पड़ी थी पहले हमने, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, उसमें रिसर्च की फील्ड में पूरे विश्व में टॉप पे रहा था आईआईएससी बेंगलुरु, ये याद रखना। देखो लंदन टॉप पे रहा है ना। लंदन से एक पॉइंट बताता हूं आपको जो एक बार एग्जाम में आया था, पूछा था एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आंसर होगा लंदन। इसी तरह से याद रखना इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी मिलेगा आपको लंदन में। और म्यूनिक जर्मनी जो कि दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है, टोक्यो आपके जापान की कैपिटल है, जहां पे इस बार ओलंपिक खेले गए। फिर बताइए अभी हाल ही में भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, और इस तरह से उत्तराखंड भूकंप अलर्ट के लिए एक एप्लीकेशन बनाने वाला पहला राज्य भी बन गया है। तो इससे भूकंप से पहले लोगों को चेतावनी मिल जाएगी, जिससे लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएंगे, और इसमें भूकंप के दौरान फंसे हुए लोगों के स्थान का भी पता लगाने में मदद मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि इसे किस आईआईटी की मदद से तैयार किया गया इस एप्लीकेशन को, तो याद रखना आईआईटी रुड़की। अच्छा देखो उत्तराखंड से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे कि आपसे पूछा जाए भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन ये कहां पे अभी उद्घाटन हुआ था, उत्तराखंड के देहरादून में। भारत का पहला लाइकेन पार्क पूछेंगे तो आंसर करना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। देश का पहला मॉस गार्डन पूछ लेंगे ना, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकते हैं, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पे बना है, उत्तराखंड में। देखो यहाँ की 2 कैपिटल मिलेगी आपको, जो इसकी विंटर कैपिटल है देहरादून है, अभी इसकी समर कैपिटल बन गई है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है गैरसैंण। इसके मुख्यमंत्री भी नए बन गए पुष्कर सिंह धामी, और बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं। चीफ जस्टिस भी नए बन गए राघवेंद्र सिंह चौहान, अभी इसी साल जनवरी में बने थे, याद रखना ये नाम भी। फिर बताइए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता, तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल।
और इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था? जर्मनी की टीम को हराया था और 41 सालों में अपना पहला ओलंपिक मेडल जीता। 41 साल क्यों बोले? क्योंकि भारत ने आखिरी बार 1980 में ओलंपिक में 8वां गोल्ड मेडल जीता था। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय हॉकी टीम अब तक ओलंपिक के इतिहास में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल जीत चुकी है। और ये टोक्यो ओलंपिक में भारत का चौथा मेडल था, जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम लेकर के आई थी। और इसी के साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक और रिकॉर्ड बनाया, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड। भारत ने टोटल अभी तक 12 मेडल जीत लिए, 8 गोल्ड हो गए, उसमें 1 सिल्वर हो गया और 3 हो गए ब्रॉन्ज। इन्होंने जर्मनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जर्मनी के अभी तक ओलंपिक में 11 मेडल है, 4 गोल्ड है उनके पास, 3 सिल्वर है और 4 ब्रोंज हैं। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन रहे? मनप्रीत सिंह, जो कि इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भी रहे थे। अच्छा, वैसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच का नाम भी याद रखो, ग्राहम रीड है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। वैसे हमारी जो महिलाओं की हॉकी टीम है वो इसमें चौथे स्थान पे रही है। और महिला हॉकी टीम की जो कैप्टन है रानी रामपाल है। और रानी रामपाल से एक प्रश्न आपको जरूर याद रखना है, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था इनको, और हॉकी की पहली महिला खिलाड़ी बनी है ये अवार्ड पाने वाली। वैसे राजीव गांधी खेल रत्न से भी एक प्रश्न बनता है। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ मैं किस प्रश्न की बात कर रहा हूँ। अच्छा, महिला हॉकी टीम के अभी तक कोच थे सोजर्ड मरीजने, डच के थे, ये नीदरलैंड के थे। अभी इन्होंने का इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो ये जा रहे हैं। हमने कहा था कि कार्यकाल बढ़ा देते हैं आपका, मना कर दिया इन्होंने, तो जाओ फिर। अच्छा, आप तो ये बताओ हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम क्या है? ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम है, ये मणिपुर के हैं। और अभी आपको याद हो गया, टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक ही मैच में 3 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी प्लेयर बनी थी। कौन सी? वंदना कटारिया नाम है इनका, ये उत्तराखंड से हैं। बाकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी वहीं पर है जहां पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है। बताओ कहां पर है? फिर बताइए, अभी हाल ही में CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा जगदीश भगवती और C रंगराजन को। तो जगदीश भगवती ये कोलंबिया में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और C रंगराजन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष, या यूं कह दूं RBI के पूर्व गवर्नर हैं ये C रंगराजन, जिन्हें अभी इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट ने CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए चुना है। तो अब से ये जो पुरस्कार है ये 2 साल में एक बार दिया जाएगा। CR राव कौन है? ये एक भारतीय अमेरिकी सांख्यिकी और गणितज्ञ यानी कि स्टैटिस्टिक और मैथमेटिशियन है। वैसे यूं मत सोचना कि इनका निधन हो चुका होगा, इनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जा रहा होगा, नहीं, ये जिंदा हैं। अभी 2020 को 100 साल पूरे कर लिए इन्होंने और अब से इनके नाम पे ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो आप यूं भी कह सकते हो पहला अवार्ड इन दोनों को मिल रहा है, इसीलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब से हर 2 साल में ये अवार्ड दिया जाएगा। वैसे अमर्त्य सेन हमने पढ़ा है कई बार, इनके नाम पे एक बुक है, मतलब इन्होंने एक बुक लिखी है, होम इन द वर्ल्ड। वैसे अभी इसी साल सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार, क्या नाम है उसका, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड इनको मिला था, ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, भी हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया, वे क्या थी? वे कवयित्री थी। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री थी ये पद्मा सचदेव, जिनका भी निधन हो गया। अच्छा, डोगरी ये मुख्य रूप से कहां पे बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। और आपको बता दूं, आपको याद होगा वैसे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जिनमें से 2003 में डोगरी भाषा, बोडो भाषा, मैथिली भाषा, संथाली भाषा, इनको शामिल किया गया। ये डोगरी शब्द आया इसलिए मैंने आपको लिंक करके बता दिया है ना, वैसे आपको पता होगा। और इन पद्मा सचदेवा की बात करें तो 2001 में पद्मश्री सम्मान इनको मिल चुका है, देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान इसे कहा जाता है। इनको 2007-8 में मध्य प्रदेश सरकार ने कबीर सम्मान दिया था। इन्होंने डोगरी और हिंदी भाषा में कई किताबें लिखी हैं और इनका एक फेमस कविता संग्रह है मेरी कविता मेरे गीत, उसके लिए 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। बाकी देखो, निधन वाला क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट नाम बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते जाना। निर्मल कौर, भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की ये कप्तान रह चुकी हैं। मिल्खा सिंह की ये पत्नी थी, इनका निधन हो गया अभी। मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया वैसे तो। मान कौर सबसे उम्रदराज महिला एथलीट थी, अभी 105 साल की उम्र में निधन हो गया इनका। और 105 साल से याद आना चाहिए, 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली महिला थी भागीरथी अम्मा, उनका भी अभी निधन हो गया। सबसे उम्रदराज छात्र थी वो। बाकी एक चंद्रा नायडू का नाम भी याद रखना, भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर थी ये।
और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या है, उनका भी निधन हो गया, एस पद्मावती। और मैंने आपसे पूछा भी था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। याद रखना ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा मनन भट्ट ने। आपको याद होगा 2019 में पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ था, उसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। और उसके 12 दिन बाद भारत ने बालाकोट में जबरदस्त हवाई हमला किया था। तो उस समय जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उसके बारे में बताती है ये बुक, जिसका नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। किसने लिखा, मनन भट्ट ने। बाकी संजय गुब्बी लेपर्ड डायरीज द रॉसेट इन इंडिया नाम की बुक को लिखा, कुणाल बसु इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा, और कौशिक बसु पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक को लिखा। इन्होंने एक अवार्ड भी जीता था अभी, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। तो दोनों बसु हैं, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता, तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। भारतीय पहलवान है रवि कुमार दहिया। पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने रशियन ओलंपिक कमेटी के जवुर युगेव को हरा करके सिल्वर मेडल जीत लिया। और इस तरह से टोक्यो ओलंपिक में ये हमारा दूसरा सिल्वर मेडल था। और वैसे ओवरऑल बात करेंगे तो ओलंपिक इतिहास में रेसलिंग में मेडल जीतने वाले ये 5वें भारतीय हैं। इनसे पहले 4 कौन रह चुके हैं, केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक। अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहलवानी में एक और मेडल आएगा हमारे पास। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ वो मेडल कौन जीत के लाएंगे और किस कैटेगरी में जीतेंगे, ये भी बताना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर सड़क का निर्माण किया गया, तो आंसर होगा भारत में। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रा, कौन सा, उमलिंगला दर्रा, यहां पर दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है। कितनी ऊंचाई पे, 19,300 फीट की ऊंचाई पर। और इस तरह से भारत ने बोलीविया के 18,953 फुट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इससे स्थानीय लोगों को काफी फायदा भी होगा और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। इसकी लंबाई 52 किलोमीटर है। तो यहां से एक स्टैटिक प्रश्न भी आपने निकाल लिया होगा, उमलिंगला दर्रा कहां पर है, लद्दाख में है। और इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं स्टैटिक। आपको लगता है इतने सारे दर्रे हमारे पास, यही दर्रा क्यों पूछा, वो इसलिए पूछ लिया क्योंकि ये न्यूज में था। तो एग्जामिनर चेक करता है कि आप न्यूज को कितना ध्यान से पढ़ रहे हो, उस एक क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन निकाल पा रहे हो, उससे आप किन किन चीजों को लिंक करके याद रख पा रहे हो। बाकी देखो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1960 में होती है। डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी है। अभी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी थी, वैशाली हिवा से। चलो बताओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो रोड से आप यूं मत सोचना राजमार्ग मंत्रालय के अंदर आता है, यह आता है रक्षा मंत्रालय के अंदर। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा धृति बनर्जी को। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। धृति बनर्जी 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला जो बन गई हैं। बाकी अजंता नियोग असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी। वैसे यूएसए में भी अभी पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी, कौन, जिनेट येलेन। कृति करंत की बात कर लो, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। गीता मित्तल की बात कर लो, अर्लाइन पेज ग्लोबल विमेन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। और देखो, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति का नाम क्या है, तो आंसर होगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। इस पुरस्कार को अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन का नाम भी याद रखना, उन्होंने अपनी बुक आर्ट एंड फंक्शन के लिए ये पुरस्कार जीता था। बाकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में। कुछ समय पहले इसने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट आपको कहां पे मिलेगा। चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, ये तो मैंने डेली करंट अफेयर्स वाले में भी आपको बताया था, ऐसा बात नहीं होगा कि आपने बताया नहीं, मैंने बताया था। तो किस राज्य में मिलेगा वो आपको बताना है। मैं डेटा बता देता हूं आपको। उसने कहा था कि भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट यानी कि 35% आपको उस इकलौते राज्य में मिल जाएगा। उस राज्य का नाम बताइए। देखो, पहली महिला की बात है ना, कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी, नागोजी ओंकाजा इबेला, ये नाइजीरिया से हैं।
अभी एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी कहाँ पे गठित की गई? उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में। आपसे पूछा जाएगा वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया? तो आंसर होगा नागनोम बाला को। और अभी आपको याद होगा वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 इसके लिए किसे चुना गया? बाला देवी को। और गुल में फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पे रखा था। अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी है कर्नम मल्लेश्वरी। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता किसने? शकुंतला थिल्स्टेड ने। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बताइए अभी हाल ही में भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा जॉन अब्राहम। तो डिस्कवरी का स्पोर्ट चैनल है यूरो स्पोर्ट इंडिया, उसने भी जॉन अब्राहम को उनकी प्रमुख मोटर स्पोर्ट प्रॉपर्टी मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बाकी टाइगर श्रॉफ जापान का एक फुटवियर ब्रांड है एसिक्स, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। राणा दुग्गुवती सीएट टायर के बने और सोनू सूद एसर इंडिया के बने थे। उसके अलावा पंजाब में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फिर बताइए भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन ये किस शहर में लॉन्च की जाएगी? तो आंसर होगा पुणे में। तो ये पुणे की तो पहली मेट्रो होगी और भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन भी होगी। इसे कौन सी कंपनी बना रही है? टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड बना रही है। वैसे तो इसका मुख्यालय आपको कोलकाता में मिलेगा, लेकिन इसकी सब्सिडरी यानी कि इसकी सहायक कंपनी इटली में है, वहीं पे इस ट्रेन को बनाया जा रहा है। और इस कंपनी को 34 ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और हर ट्रेन में आपको 3 कोच मिलेंगे। और ये जो ट्रेन है ये एल्यूमिनियम की बनी होगी, तभी ये बहुत हल्की है। और इसका जो पहला ट्रेन है वो हमें सितंबर 2021 में मिल जाएगा। देखो मेट्रो से एक प्रश्न आप याद रखना, भारत की पहली मेट्रो कौन सी थी? कोलकाता मेट्रो थी, 1984 में आई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है, तो भी आंसर क्या होगा? कोलकाता मेट्रो। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। अच्छा, क्या कोई मेट्रो रेलवे जोन में शामिल है क्या? तो आंसर होगा यस, ये कोलकाता मेट्रो 17th रेलवे जोन में इसको शामिल किया गया था, 2010 की बात है। वैसे टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18 है। 18वां बना था साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा विशाखापट्टनम में। और एक और प्रश्न याद रखो, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ये कहां पे चल रही है? दिल्ली में। अच्छा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ई श्रीधरन को, ये केरल से है। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहते हैं। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा को बोलते हैं। आप जानते हो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस है। वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजेंद्र है। तो ये भी आप ध्यान रखना। फैक्ट्स बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए किसे कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अजय दिलावरी को। तो भारतीय मूल के उद्यमी हैं ये अजय दिलावरी, जिन्हें अभी कनाडा के प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कनाडा के सबसे बड़े ऑटोमोटिव ग्रुप यानी कि मोटर वाहन समूह के मालिक हैं और ये सामाजिक कल्याण में काफी डोनेट करते हैं, काफी चैरिटी करते हैं, उसके लिए मिला इनको ये सम्मान। बाकी आर के सभरवाल, आपको याद होगा मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था इनको, उस सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। बाकी पी साईनाथ, जापान ने 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार दिया था इनको। बाकी श्यामला गणेश, जापान ने ही ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया था इनको। बाकी कनाडा से आपको याद होगा हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उनको कनाडा का साहित्य गौरव सम्मान मिला था। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने यूटेलसेट क्वांटम रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखना, ये यूटेलसेट क्वांटम सैटेलाइट ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक रीप्रोग्रामेबल यानी कि पुनः प्रोग्राम करने योग्य सैटेलाइट है। इसे किसने लॉन्च किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। कहां से? फ्रेंच गुयाना से। एरियन 5 रॉकेट की सहायता से इसको लॉन्च किया है। और याद रखना ये यूटेलसेट क्वांटम यूके की एक प्रमुख परियोजना है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी 22 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में होती है। हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको पेरिस में। देखो 2 पॉइंट आपको करंट अफेयर से रिलेट करके बताता हूं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह वीनस की स्टडी करने के लिए एनविजन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। कब करेगा? 2030 में। और अभी 2021 के एंड तक ये दुनिया का पहला लकड़ी का बना सैटेलाइट को लॉन्च कर देगा जिसका नाम रखा था वीजा वुड सेट। जापान भी करेगा लेकिन वो 2023 तक करेगा। बाकी हमारा गगनयान मिशन आप जानते हो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। अभी इसके लिए किस इंजन का सफल परीक्षण किया गया था? विकास इंजन का। और नासा ने मंगल पर कौन सा रोवर भेजा है? परसेवरेंस रोवर। और वहां पे उसने एक हेलीकॉप्टर भी चलाया था, उसका नाम है इंजीन्यूटी। वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन।
चाइना का मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1। और उसने जो रोवर भेजा उसका नाम है जुरोंग। अच्छा, चंद्रयान-1 की बात करेंगे, किस रॉकेट की सहायता से उसको लॉन्च किया गया था? PSLV-C11। और चंद्रयान-2 को GSLV मार्क 3। उसके साथ जो रोवर गया था उसका नाम प्रज्ञान था, जो लैंडर गया था वो विक्रम था। बाकी मंगलयान, इसका चित्र किस नोट पर अंकित है? 2000 रुपए के नोट पे। इसे किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया था? PSLV-C25। ध्यान रखना ये। फिर बताइए, अभी हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा गुइडो बेलिडो। तो गुइडो बेलिडो ये पेरू के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और कुछ समय पहले हमने पढ़ा था पेरू के नए प्रेसिडेंट बने थे पेड्रो कैस्टिलो। बाकी 7 हर जो इसराइल के प्रेसिडेंट बने, इसराइल के प्रधानमंत्री भी नए बने हैं, उनका नाम नेफ्टाली बेनेट है। बाकी निकोल पाशियान ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। देखो, पेरू की बात करेंगे, पेरू की कैपिटल लीमा है, करेंसी है सोल। और मैंने आपको बताया था अटाकामा का मरुस्थल ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, जो कि वैसे तो चिली में आपको मिलेगा लेकिन कुछ पोर्शन आपको पेरू में भी मिलेगा। एक टिटिका का झील, ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में, ये पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर आपको मिलेगी। बोटिंग के लिए सबसे ऊंची झील है ये, विश्व की सबसे ऊंची नौका विहार झील है ये। और पेरू में आपको एक लामा नाम का जानवर भी मिलता है। लामा आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा, लामा और ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, वही लामा है ये। पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम किस नदी के नाम पे रखा जाएगा? तो आंसर होगा सिंधु। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की। और अब बताया गया कि इस यूनिवर्सिटी का नाम सिंधु नदी के नाम पे रखा जाएगा। और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम किसी नदी के नाम पे रखा जाएगा। बात सिंधु नदी की है, ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब ग्लेशियर से निकलती है। ये भारत में लद्दाख से एंट्री लेती है, फिर पाकिस्तान में और फिर अरब सागर में चली जाती है। देखो, सिंधु नदी की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो लद्दाख में लेह है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे है। बिल्कुल नजदीक तो नहीं है, कुछ किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन हम प्रश्न आएगा तो फिर सिंधु नदी के किनारे ही लगाएंगे, याद रखना ये आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्कलाई थेडी मारुथुवम योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। अभी तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री बने थे ना, MK स्टालिन, उन्होंने लोगों के घर तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए ये मक्कलाई थेडी मारुथुवम योजना शुरू की है। मतलब ये एक डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना है, मक्कलाई थेडी मारुथुवम, जिसका मतलब ही यही होता है जनता के दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवा। तो इस योजना में 45 साल से ज्यादा आयु वर्ग के जो लोग हैं और जो दिव्यांगजन है उनकी नियमित जांच डोर टू डोर के माध्यम से की जाएगी, मतलब घर पर ही चिकित्सा सेवाएं दी जाएगी। कहां पे शुरू की है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। कैपिटल है चेन्नई। और चेन्नई में आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा, याद रखना। और यहाँ के भी चीफ जस्टिस बने थे नए, संजीव बनर्जी उनका नाम है। फिर बताइए, हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 6 अगस्त को। वैसे आपको याद ही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पे परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, जिससे पूरा शहर बर्बाद हो गया था। और यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है, ये नहीं पूछेंगे कि हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है। मैं आपको वो प्रश्न बता रहा हूं जो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो बम गिराया था उसका नाम क्या है? लिटिल बॉय है। और आप जानते हो उसके 3 दिन बाद नागासाकी पे भी बम गिराया था, तो उस पे जो बम गिराया था वो नाम भी याद रखना, वो नाम था फैटमैन। मतलब हिरोशिमा पे जो बम गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय है, और जो नागासाकी पे गिराया था उसका नाम फैटमैन है। और देखो ये भी याद रख लो कि लिटिल बॉय में क्या था? यूरेनियम 235, जबकि फैटमैन पे प्लूटोनियम था। ये भी पूछ सकते हैं। बाकी जापान की संसद को डाइट कहते हैं, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है ही सही। और यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो अबे थे, जिनको आपको याद होगा पद्म विभूषण से सम्मानित किया था हम लोगों ने। और अभी जापान ने फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार दिया था किसको? पी साईनाथ को। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे कौन से नंबर के थे? 32 नंबर के थे। जापान को ही सूर्योदय का देश भी कहते हैं, याद रखना ये सब। बताइए, अभी किस देश की मंगछेदु परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा भूटान। तो अभी भूटान में भारत की सहायता से निर्मित मंगछेदु जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल पदक से सम्मानित किया गया।
ये जो सम्मान है ये ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा दिया जाता है। और ये जो परियोजना है किस नदी पर है? मंगछेदु नदी पर है। ये 720 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। और भी कई परियोजनाओं को पूरा किया है, जैसे कि कुरिछु परियोजना, ताला परियोजना और ये है मंगछेदु परियोजना। और अभी आपको बता दूं कि पिछले साल 2020 में ही खोलांगचू नदी पर खोलांगचू जल विद्युत परियोजना पर भी हमने समझौता किया है, जो कि 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। और इसी तरह आपको याद आता होगा, अभी भारत ने 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया था? नेपाल के साथ, वो भी याद रखना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा जर्मनी। आपको याद होगा 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत और फ्रांस ने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी। तो पहले तो क्या था, इसमें उन देशों को ही शामिल किया जा रहा था जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं। लेकिन फिर अभी 8 जनवरी 2021 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में एक संशोधन लागू हुआ और उसमें कहा गया कि कोई भी यूनाइटेड नेशन का जो मेंबर है वो इसमें शामिल हो सकता है। फिर आपको याद होगा हमने पढ़ा था डेनमार्क जो है इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला पहला देश बना था। और अब इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया जर्मनी। तो ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर आपको भारत में मिलेगा। भारत में भी कहां पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम, ये वही गुरुग्राम है जहां पे अभी पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अभी डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? अजय माथुर। बाकी जर्मनी की बात है तो इसकी कैपिटल होती है बर्लिन और करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। बताइए, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार किसने जीते? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। अच्छा, कौन कौन सी योजनाएं हैं? एक तो है शिल्पास्थी, जो कि एक ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल है जिसने प्लेटिनियम अवार्ड जीता। जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ऑटो नवीनीकरण के नामांकन प्रमाण पत्र को गोल्ड अवार्ड मिला। और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार लाइसेंस ऑनलाइन जारी करना और ई नथीकरण, जो कि रजिस्ट्रेशन, तैयारी और डीड जमा करने का ऑनलाइन सिस्टम है, इन्हें 2 सिल्वर मेडल मिले। और इन सभी को मतलब 4 योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल को 4 स्कॉच अवार्ड मिले हैं। स्कॉच से याद आता होगा, अभी असम के कछार जिले को स्कॉच अवार्ड मिला था। और अगर मैं आपसे पूछूं किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को। बताइए, अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के किसके नाम पे किया जाएगा? तो आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छाप लेना और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं इससे रिलेट करके बताऊंगा इसको कहीं लिख लेना। अभी आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जाएगा। ये बात याद रखनी है। मेजर ध्यानचंद जी कौन थे? हॉकी के महान प्लेयर थे जिन्होंने हॉकी में देश के लिए 3 ओलंपिक गोल्ड जीते थे। और आपको याद है इनके जन्मदिन को यानी कि 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखना। पहला ये जो सम्मान है किसे मिला था? तो पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को मिला था 1991-92 में। अब एक ही प्रश्न में मैंने आपके 2 पॉइंट क्लियर करवा दिए, किस वर्ष दिया गया था और किसे दिया गया था। लास्ट वाला यानी कि 2020 में किसे मिला था? 5 खिलाड़ियों को मिला था। अब वो सुनना कौन कौन है? क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु, हाई जंपर हैं ये, और टेबल टेनिस प्लेयर मणिका बत्रा को। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें दी जाने वाली राशि को अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया? पहले 7.5 लाख 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उसे बढ़ा के 25 लाख कर दिया। वैसे आपको याद रखना है ध्यानचंद जी के नाम पे ऑलरेडी एक पुरस्कार दिया जाता है। क्या नाम है उसका? ध्यानचंद पुरस्कार, जिसकी शुरुआत होती है सन 2000 में। उसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती थी 5 लाख दी जाती थी, उसे बढ़ा के अब 10 लाख रुपए कर दिया गया। इसी तरह से कुछ और पुरस्कार राशियों को आप याद रखो, जैसे कि अर्जुन अवार्ड में पहले 5 लाख दिए जाते थे, अब 15 लाख दिए जा रहे हैं। द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कार में पहले 5 लाख दिए जाते थे, अब 15 दिए जा रहे हैं। द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार में पहले 5 लाख दिए जाते थे, अब 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए, इनको ध्यान रखना। अच्छा, क्या आप मुझे बताओगे मेजर ध्यानचंद, एक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी एक दिल्ली में आपको मिलेगा, वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे।